घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। अंतिम चरण में पहुंचा महाराष्ट्र हरियाणा का विधानसभा चुनाव प्रचार। बड़ा सवाल किसका है पलड़ा भारी। और एक बार फिर बिखरे जनता परिवार को जोड़ने में जुटे पुराने महारथी। बड़ा सवाल क्या गुल खिलाएगा ये सियासी समीकरण। दो अहम, सबसे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार। अब महज 48 घंटे के बाद चुनाव प्रचार लगभग बंद हो जाएगा, यानी कि 13 तारीख के शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद। 15 तारीख को मतदान होंगे। मतदाताओं के बीच नेता जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रैलियां कर रहे हैं। शरद पवार शिवसेना सुप्रीमो जो इस वक्त हैं, और मनसे के नेता, आईएनएलडी के नेता भी, जिनको जेल वापस आना पड़ा, तमाम लोग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। किसको क्या समझा रहे हैं, कुछ अंश आपको पहले हम दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी जनता को क्या कह रहे हैं। लगातार आप सुन रहे हैं, एक बार फिर आज का कुछ अंश आपको पहले दिखाते हैं, वो देखिए आप। 25 साल से 5 परिवार इधर उधर सत्ता पाते रहे। कभी ये परिवार सत्ता लेते हैं तो कभी ये परिवार पर्दे के पीछे गठबंधन कर देते हैं कि ये 5 साल मेरे लिए मैं लूटूंगा, अगले 5 साल तेरे लिए तू लूट लेगा। यही कारोबार चला है भाइयों। ये पहला चुनाव ऐसा है, ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला जो खेल था वो खत्म होने वाला है भाइयों। हमने जो योजना बनाई है मेक इन इंडिया, इस मेक इन इंडिया में हमने दुनिया भर के लोगों को कहा है, आइए भारत में पूंजी निवेश कीजिए, कारखाने लगाइए, रास्ते बनाइए, हाउसिंग कॉलोनीज बनाइए, बिजली के कारखाने लगाइए, उद्योग लगाइए, हमारे नौजवानों को रोजगार दीजिए, हमारे नौजवानों को रोजगार दीजिए। मैं जापान गया, चीन के राष्ट्रपति हम मिलने आए, मैं अमेरिका गया, सबके सबने अरबों खरबों रुपये हिंदुस्तान में लगाने का वादा किया है भाइयों। आने वाले दिनों में देखिए मेरे नौजवान को रोजगार मिलेगा, मेरा नौजवान बेरोजगारी से बाहर आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी नीतियों, अपनी कार्यक्रमों और योजनाओं में इन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया। कांग्रेस ने देश की सरहदों की रक्षा करने वालों का सम्मान बनाए रखने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन जैसे कदम उठाए। आगे भी कांग्रेस ही हरियाणा की तरक्की के लिए संघर्ष करेगी और एक एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने की अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। कांग्रेस खोखले वादे पर विश्वास नहीं करती। कांग्रेस जो कहती है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाती है। कांग्रेस की जीत गरीबों के अधिकारों की जीत होगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सामाजिक न्याय की ताकतें मजबूत होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसान, मजदूर, मेरी प्यारी बहनों, नौजवानों का भविष्य और उज्जवल होगा और सुरक्षित होगा। इनका एक ही काम है,
दूसरों की कामयाबी का सेहरा अपने सिर पर बांधना है। मैं जानती हूँ कि आप ऐसे लोगों का असली चेहरा पहचानते हैं। इनका एक ही काम है, दूसरों की कामयाबी का सेहरा अपने सिर पर बांधना है। मैं चुनाव के समय कहा 100 दिन में मैं पूरा का पूरा काला धन वापस ले आऊंगा। 100 दिन हो गए, आपको काला धन वापस मिला? दिखाई दिया आपको काला धन? नहीं। तो वायदे किए, चुनाव जीत लिया और फिर कुछ नहीं। अमेरिका जाना था उनको, तो अमेरिका के उद्योगपति आए और उन्होंने उनसे कहा, देखिए दवाइयों के दाम जो हैं आपने नीचे करके, यूपीए की सरकार ने उन पे बैरियर लगा रखा था, उनको रोक रखा था, आप इनको दाम को खोलिए। कागज साइन कर दिया, चले गए और 108 दवाइयों के दाम बढ़ गए। और आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला क्या कह रहे थे वो भी आप सुने। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही सीबीआई का दुरुपयोग किया, बल्कि अब तो भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके उसका दुरुपयोग कर रही है। और ये जरूरत इनको इसलिए महसूस हुई क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 तारीख को करनाल में आए थे और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 6000 कुर्सियां लगी थी, वो भी खाली पड़ी थी। इससे बौखलाहट में आकर के उन्होंने उल जुलूल बातें भी करनी शुरू कर दी और सीबीआई का दुरुपयोग करके उस कोर्ट के सामने फिर एक दरख्वास्त दे दी जिस कोर्ट ने 17 तारीख तक मुझे सरेंडर होने की अनुमति दी थी। हरियाणा प्रदेश में कोई प्रशासन नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, ना बिजली है ना पीने का पानी, पीलिया और कैंसर जैसे भयानक रोग तेजी से फैल रहे हैं। कोई अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी उनमें इलाज कराने में सक्षम ही नहीं, और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न होने की वजह से लोग अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। महंगाई आसमान को छू रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लग रही है। और उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर आंदोलन करके लोगों को इस बात के लिए आगाह करें, सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन करें, धरने दें, तो फिर हमें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। आपने 3 अलग अलग पार्टियों के नेताओं को सुना। नीरा शास्त्री जी, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, उसके बाद सोनिया जी और चौटाला जी को आपने सुना। सब लोग मैदान में हैं, चुनाव प्रचार अपना अपना कर रहे हैं। इसमें बीजेपी कि जितनी नरेंद्र मोदी की आवाज़ पहली बार लोकसभा चुनाव में लगातार प्रचार किए, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं बैठी थी। इस बार उनका आवाज़ बैठ गया। देखिए, निरंतर बोलते रहने के से कहीं ना कहीं आपके गले पे उसका इफेक्ट पड़ता है, और कभी कहीं जा कर के बोलते बोलते ठंडा पानी पी ले तो उसका भी प्रभाव पड़ता है इन सब का। और कोई ऑफर कर देता, कभी ज़रूरत पड़ती है पी लिया, हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये ज़रूरी नहीं खाली बोलने से ही हो, कहीं का पानी पी लिया हो तो उस वजह से भी हो सकता है। तो जो बातें वो कह रहे हैं और जिन बातों का जो सवाल उठ रहे हैं, देखिए जो क्योंकि जनता के बीच में आप भी हैं, जनता के बीच में देखिए तमाम लोग जा रहे हैं। हाँ, अब जो लीडर ऑफ द अपोजिशंस हैं उनके दिमाग में ये है, नरेंद्र भाई की छवि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन कह रहे हैं राहुल, तो कहीं ना कहीं उनकी क्लैरिटी नहीं है। उनको ये लग रहा है कि इतनी जल्दी जापान जाके, अमेरिका जाकर इतना पूंजी निवेश ले आए, मंगलयान तक पहुंच गए, तुरंत ही इन्होंने कटरा तक ट्रेन भी चला दी, जहां 25,000 रुपये लगते थे वो 25,000 की जगह वो 2500। दूसरे की कामयाबी को आप अपने सेहरा बांध रहे हैं। ये सारी ये दूसरे की कामयाबी का सेहरा नहीं, ये जो छवि बना रहे वो चाहते हैं कि हथेली पे सरसों उगा ले, जादू की डंडी घुमा करके बिजली और पानी प्रकट कर दें।
तो इस प्रकार से नहीं होता है। नरेंद्र भाई ने जितने कम समय में जितना ज्यादा काम किया है, मैं उसको कंपेयर करती हूँ कि जैसे बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री ने 18 महीने के अंदर जो देश को दे दिया, 18 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सका। इसी तरह से उन्होंने शुरुआत करी है, क्योंकि वो उसको जड़ से शुरुआत कर रहे हैं कि किस प्रकार से निवेश आए, किस प्रकार से रोजगार मिले, किस प्रकार से काम हो, पर हथेली पे सरसों जम जाए ये संभव नहीं हो सकता है जी। तो इतने ज्यादा काम इतने कम समय में हो गए हैं, देश की जनता इसको देख रही है। और इस वक्त अगर हरियाणा में जैसा कि ये बोल रहे हैं बार बार, न चाचा को, न ताऊ को, न परिवार को, न वंश को, किसी को वोट नहीं मिलने वाला है। इस बार जो वोट मिलेगा वो डेवलपमेंट को मिलेगा और नरेंद्र भाई को मिलेगा, क्योंकि अब सब जनता सबको पहचान गई है और जनता चाहती है कि विकास हो। हरियाणा भी ऐसे ही वाइब्रेंट गुजरात की तरह एक हरियाणा भी वाइब्रेंट हरियाणा बने। चौटाला साहब कह रहे हैं उस पे लोग यकीन नहीं करेंगे, जो लोग राहुल और सोनिया कह रहे हैं उस पे कतई नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उस पे यकीन कर रहे हैं लोग। जिस तरीके का आपने देखा कि एग्जिट पोल्स आए हैं, एग्जिट पोल्स इसी प्रकार से लोकसभा में भी आए थे, पर 25% जो आपका क्रिटिकल वोट होता है, और जैसा उत्तर प्रदेश में रिजल्ट मिला, मैं कहती हूँ ऐसा ही हरियाणा और महाराष्ट्र में मिलने वाला है। ऐसा जितनी कल्पना नहीं की थी उससे अधिक हमारी सीटें आने वाली हैं, उससे ज्यादा सीटें आने वाली हैं। मिथिलेश जी, जो बात तमाम नेताओं के, आपके भी नेता गए हरियाणा में, वो भी भाषण दे के आए। देखिए, अभी तक के जो वातावरण बनी है, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे हरियाणा का हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार जो है मोदी जी की इतना रैली करने के बाद वो वापसी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वापसी नहीं, उनको तो यानी 15 साल एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, जिस टाइप से जो लोकसभा का इनका जो है परफॉर्मेंस रहा, वैसा कुछ नहीं। विधानसभा में बहुत सारे लोकल जो है वातावरण बनी रहती है, और कुछ न कुछ तो जाति धर्म का भी मामला बनता है। तो इस टाइप से ऐसा लगता है कि जो इन लोग का विश्वास, जो लोग जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम निवेश करेंगे, परिवारवाद वंशवाद को खत्म करेंगे, आप वोट दें हम विकास करेंगे, यहाँ पे वो चीजें दिलीप जी कहने के लिए तो बहुत कुछ कह दिए जी। अभी जो है जी, काला धन से लेकर के विद्यार्थियों यानी चलिए आप ये कह रहे हैं कि इसे लेकर के जो है अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे अभी तो हमको पता नहीं है जी। कितने जल्दी आप अच्छे दिन नहीं, अच्छे दिन का मतलब है जो है क्या है वो समझा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। अच्छे दिन क्या होता है? ठीक है, देखिए अच्छे दिन यही होते हैं। मैं कहूंगी कि आज विश्व में जिस तरीके की पहचान बनी है इतने कम समय में, आप ये समझिए, आप ये समझिए जिस तरीके से अमेरिका गए, क्या लेकर के आए, क्या कितना पूंजी क्या देकर के आए, लेकर के आए हैं, क्या लेकर के आए हैं देश में लोग आकर दे करके कुछ नहीं, लेकर के जो आए हैं, लेकर के जो आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा और हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार के पैनल है, उनसे बिल्कुल निष्पक्षता से पूछने का वो बताएंगे कि क्या असल में स्थिति क्या है चुनाव प्रचार में। तमाम बड़े नेता उतरे हुए हैं, मैदान मोर्चा संभाले हुए हैं, उनका असर किस तरह से जनता पे होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप तमाम नेताओं को सुन रहे हैं, सोनिया गांधी को भी, राहुल गांधी को भी, चौटाला साहब को भी, उद्धव ठाकरे को भी, राज ठाकरे को भी, शरद पवार को भी, जितने भी नेता भाषण दे रहे हैं सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या लगता है कि लोग किन चीजों से प्रभावित हो रहा है, अगर हो रहा है तो, और किन से प्रभावित हो रहा है और किन बातों से प्रभावित हो रहा है? दिलीप जी, सबसे पहला समझने की यह जरूरत है कि इन दोनों राज्यों में जब से विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, ऐसा लगता ही नहीं था कि देश की कोई अभिरुचि है चुनाव में। मीडिया से भी इनके चुनावों की खबरें गायब थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के हम समर्थक हो या विरोधी हो, लेकिन भारत में एक ऐसा नेता अवतरित हो गया है कम से कम 20-25 साल बाद,
जो जहां कूद जाता है वहां लोगों की अभिरुचि हो जाती है। विपक्षियों को भी सबको मुद्दे मिल जाते हैं। नीरज शास्त्री जी भाजपा के नेता है, वो ताली बजा रही हैं आपके बात पे। नीरज शास्त्री जी ताली बजाओ को, जो मैं आपने कहा ना कि इसलिए इस समय अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार नहीं करने जाते तो दूसरे नेताओं के पास मुद्दे क्या होते? पहली बात तो यह है, अगर नरेंद्र मोदी इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार नहीं करने जाते तो देश के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र के पक्ष और विपक्ष में समझने के लिए हमारे पास क्या था? नरेंद्र मोदी की पहले कोशिश को समझना होगा। ये जी मैं जो बार बार कर रहा हूं, जिनसे आप लगभग आंशिक सहमति व्यक्त करते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव ने 25 साल की जो भारत की सेकुलर और क्षेत्रवाद का की मिली जुली जो एक चक्र थी राजनीति का, उसमें पैराडाइम शिफ्ट, प्रतिमानात्मक बदलाव की एक शुरुआत की थी। मोदी के पक्ष में लोगों ने अपने जाति, अपने संप्रदाय, अपने क्षेत्र और यहां तक कि अपनी पार्टियों से भी निकल करके जहां जहां भाजपा का जनाधार था उनको मत दिया था, उसको वो विधानसभा चुनाव में विस्तारित कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय तक इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतते थे। राजीव गांधी के समय थोड़ा सा चला, नरसिंह राव के समय खत्म हो गया। कई बार ऐसे नेता भी बने रहे राज्यों में जिनको ये हटाना चाह रहे हैं। तो ये इसके बाद जो नरेंद्र मोदी एक प्रक्रिया देश में है कि केंद्रीय नेता के नेतृत्व के प्रभाव से राज्यों का विधानसभा प्रभावित हो और वहां चुनाव जीते जाए, इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर क्षेत्रीयता को मुद्दा बनाया है। लेकिन जो राष्ट्र स्तर के मुद्दे थे कि वंशवादी नेतृत्व, भ्रष्टाचार, गठजोड़ की सरकार, ये 3 ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। अब आप गठजोड़ों की सरकार की 25 साल की परंपरा रही है जो केंद्र में टूटी है। अब इस समय वहां के मतदाताओं को यह फैसला करना है कि क्या 2014 के लोकसभा चुनाव में जो प्रतिमानात्मक बदलाव की शुरुआत हुई वो विस्तारित होता है विधानसभा चुनाव तक या नहीं होता है। अब 2 तरीके से यह तय होगा जो हम मेरे समझ में आ रही है। सबसे ज्यादा भीड़ मोदी के चुनाव सभा में आ रहे हैं, वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। चौटाला साहब कुछ और कह रहे थे, आपने चौटाला साहब को सुनने दीजिए। हम और आप पत्रकार के रूप में जो देख रहे हैं, आप ही से पूछ रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है कि नहीं है। पहली बात, मैंने महाराष्ट्र में देखा कि जैसे वो राजस्थान के कई जगहों में लोकसभा चुनाव में गए थे और लोग पेड़ों पर, टावर पर चढ़ के सुन रहे हैं, वैसे मोदी को सुन रहे हैं। मोदी जो प्रश्न पूछते हैं लोकसभा चुनाव की तरह ही लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 2 आधार पर मूल्यांकन होना है। भारत की राजनीति के लिए एक संक्रांतिकालीन दौर है, ट्रांजिशनल फेज है, जिसमें कि जनता दल की बाकी सारी पार्टियां इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है। चलिए उस पे हम चर्चा करेंगे। एक सेकंड खत्म कर दूं। 2 स्थितियां हैं, अगर मोदी दोनों राज्यों में चुनाव जीतते हैं तब तो यह संपूर्ण रूप से माना जाएगा कि 2014 से जो राजनीति की शुरुआत हुई है बदलाव की, वो अपने ओर बढ़ रहा है, उसका सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन अगर मोदी नहीं चुनाव जीतते हैं तब भी इससे स्पष्ट नहीं होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जो लोगों ने सोच का अभिव्यक्त किया वो खत्म हो गया है। अगर उनके वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, उनकी सीटें बढ़ती हैं और लोगों में कोई जो चुनाव सभाओं में हम भीड़ देख रहे हैं, उसके आधार पर भी यह माना जाएगा कि कुछ न कुछ देश अभी वहां से आगे बढ़ा है। ये 2 मुख्य निर्णय मेरी दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों विधानसभा चुनाव से होना है। उपेंद्र जी, इस वक्त अगर आपने तमाम भाषण को आप देख रहे होंगे, मेरा एक सवाल है, जब अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी विपक्ष में, वो कह रहे हैं कि 108 दवा जो है उनके दाम बढ़ गए हैं, उनका हमलावर जो तेवर है वो भी आपने सुना जिस तरह से वो कह रहे थे, और नरेंद्र मोदी आज उस स्थिति में नहीं है जो लोकसभा चुनाव से पहले थी उनकी। आज वो प्रधानमंत्री हैं और वो जो बात कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के नाते कह रहे हैं, तो जाहिर है उनके बातों में वजन ज्यादा हो, प्रधानमंत्री हैं इसलिए। लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं नेता विपक्षी होने दल के नाते, या जो बात चौटाला कह रहे हैं, इन तमाम चीजों का अगर आप सीधा असर का विश्लेषण करें आम लोगों पे, मतदाताओं पे, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो बोल रहा है जी, उसकी विश्वसनीयता क्या है लोगों के बीच में जी। तो ये राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी है, हमें लगता है कि इन दोनों की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। तो जिसकी विश्वसनीयता नहीं रहती है, अगर सच बात ही बोलता है जी, लोगों को शक होता है कि पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो चौटाला साहब के बारे में क्या कहेंगे, उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहेंगे, शरद पवार के बारे में क्या कहेंगे,
अब चौटाला साहब राज ठाकरे के बारे में क्या कहेंगे? चौटाला साहब ने तो उस तरह की बातें नहीं की है जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं जी कि ये पॉलिसी का ये डिसीजन लिया, उसे ये हो गया, उसे वो हो गया, काला धन नहीं लाया, इस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इस तरह की बात चौटाला ने नहीं की है। तो आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनका असर नहीं होगा, नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी उनकी ज्यादा है, उनका असर होगा, खत्म हो गई। फिर भी हमको लगता है चौटाला जी की कुछ विश्वसनीयता है अपने समर्थक आधार में, लेकिन कांग्रेस के जो दोनों नेता हैं उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इसका हमें नहीं लगता कि कोई असर पड़ने वाला है, बल्कि उल्टा उससे लाभ हो सकता है बीजेपी से। जो नरेंद्र मोदी का उभार हुआ है, चलिए मैं आपको यहाँ पे मुझे रोकना पड़ेगा उपेंद्र जी, आपको रोकना पड़ेगा। आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ लाइन पे हैं। आलोक जी, आपने उपेंद्र प्रसाद जी को जरूर सुना होगा जो बात वो कह रहे हैं। मैं सवाल को दोहरा देता हूं कि तमाम नेता अपने अपने तरह से, अपने शैली में, अपने तथ्यों से मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। मेरा सवाल है कि मतदाता किन लोगों, किन नेताओं पे यकीन करेगा? उपेंद्र जी का कहना है, वो सुना आपने, कि जिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, उपेंद्र साहब के अपने विचार हो सकते हैं ये जी, लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर ना होकर प्रेजेंटेशन मिनिस्टर हैं, और प्रेजेंटेशन जो व्यक्ति पैकेजिंग मार्केटिंग अच्छी कर सकता है वो कहीं ना कहीं लोक लुभावन बातें करके जनता को गुमराह करने में कामयाब रहता है। कांग्रेस पार्टी गुमराह की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। चलिए, इसके शब्द आपने बदल दिए। हो सकता है मैं उनके बारे में आलोक जी उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आलोक जी आपने शब्द बदल दिए उपेंद्र जी के, कि आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का पैकेजिंग प्रेजेंटेशन ये ज्यादा बेहतर है, ये भारी पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी या अन्य नेताओं पे, ये मानते हैं आप? नहीं, कोई रेस नहीं है कि कौन सी चीज भारी पड़ेगी हल्की पड़ेगी जी, कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, हम इस कंपटीशन में है ही नहीं। चुनाव में आप समझाने की आप भी कोशिश कर रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है। बोल रहे हैं बाहर कंपटीशन से, आप ये ऐसा नहीं है। देखिए जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का आप एक उपलब्धि बता दीजिए, पिछले 4-5 महीने से सरकार में है। नहीं मेरा चुनावी भाषण देने के अलावा विभिन्न मुद्राओं में, विभिन्न शैलियों में एक ही बात को रखने के अलावा कोई अगर उपलब्धि है तो मुझे बता दें उपेंद्र भाई। मैं वो तो बीजेपी के नेता प्रवक्ता आपको बता देंगे, प्रधानमंत्री खुद बता रहे हैं। मेरा तो सवाल सिर्फ का नाम ही नहीं लिया मैंने तो अपनी बात में जी, मैंने तो बीजेपी पर या मोदी जी पर कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो चौटाला जी की बात की और राहुल जी की बात की जी। तो मैंने कहा कि चौटाला जी की फिर भी विश्वसनीयता है, उनका जो अपने आधार वर्ग है जी, इन दोनों की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आप कहते हैं सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए असर नहीं होगा। नहीं, कांग्रेस एक विश्वास विहीन, विचार विहीन, दर्शन विहीन और ठुकराए गए नेतृत्व के साये को ढोने की कोशिश कर रही है। आलोक जी क्यों नहीं सच को स्वीकार करते हैं? कांग्रेस में एक विद्रोह की जरूरत है ताकि इन दोनों नेताओं को हटा करके कांग्रेस एक नए नेतृत्व में देश के सामने आए। आलोक जी अवधेश जी जो बात कह रहे हैं आप सुन पा रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं बिल्कुल अवधेश भाई की बात से सहमत नहीं हूँ जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जो दे रहे हैं उसमें जान नहीं है, उसमें तथ्य नहीं है। आज यही स्टेटमेंट भाजपा के लिए है। भाजपा में केवल एक दिशाहीन, विचारहीन, तथ्यहीन और किसी भी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन जो पार्टी है वो चल रही है। एक मोदी नामक व्यक्ति है जो पूरे देश को गुमराह कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए आलोक जी, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के और महाराष्ट्र के चुनाव बताएंगे। चलिए हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम बताएं। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में बताया, उत्तर प्रदेश जो नीरज शास्त्री जी हैं, भाजपा के नेता हैं आलोक जी, और पहले आप ही के परिवार से आती रही हैं। चलिए आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र, देखिए दिलीप, आपको याद असर, मेरा सवाल सीधा है, नहीं किस चीज का असर जानना चाहते हैं? भाषण का असर, देखिए रैलियों का असर, नेताओं की बातों का असर, इसको देखिए थोड़ी देर के लिए जो अवधेश जी ने राय मुद्दों का असर। मैं वही जा रहा हूं कि आलोक जी क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। इनको अवधेश जी को भी थोड़ी सिंपैथी होनी चाहिए कांग्रेसियों से। 2-4 रोजगार पे लगे हुए उनको भी हटाना चाहते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कुछ चीजों को किसी पत्रकार के नाते या किसी राजनीतिक दृष्टि से या पार्टी में बंधन के आप देखेंगे तो सच्चाई पर नहीं पहुंचेंगे। आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव घोषित भी नहीं हुए थे और नरेंद्र मोदी हर जगह
जो भाषण दे रहे थे, चाहे वो ललन कॉलेज से उन्होंने दे दिया हो, तो किस तरीके से कांग्रेस के महान नेताओं ने मजाक उड़ाया कि एक आदमी प्रधानमंत्री के लिए इतना आतुर है कि नकली लाल किले से भाषण दे रहा है। ये तमाम सारी बातें वो लोग कह रहे थे, चाहे वो मनीष तिवारी हो, सलमान हो, श्री प्रकाश जायसवाल हो, शकील, ये तमाम वो लोग कह रहे थे कि जिनको इस देश के अंदर लोगों ने डिस्क्रेडिट कर दिया था। आज की डेट में जो बात मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और उस वक्त लोकसभा के चुनाव की भी कोई मामला नहीं था और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान और दिल्ली के चुनाव हो रहे थे और नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री भी नहीं थे और नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी अपनी उन सरकारों को जाकर के जो 10-10 साल से वहां थी उनकी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया। कांग्रेस केंद्र में होते हुए भी उनकी एंटी इनकम्बेंसी को नहीं बुना पाई। तो यहां भुनाने न भुनाने के पीछे कारण यह है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको कोई यकीन नहीं कर रहा है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और ऐसी जगह 2 जगह चुनाव हो रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। बात यह है कि एक तरफ सोनिया गांधी को यह पता है कि हरियाणा के चुनाव में 1 रैंक 1 पेंशन का कोई लेना देना नहीं है, अगर वो हारेंगी तो और जीतेंगी तो उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए मैं जो बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो दवा की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, देश को अवेयर कर रहे हैं कि दवा 8 की थी वो 1 लाख की हो गई। लेकिन राहुल गांधी हरियाणा के अंदर जितनी लैंड डीलें हुई हैं जिसमें उनके बहनोई साहब उसमें शामिल हैं, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहे। ये नहीं बता पा रहे कांग्रेस के लोग, सोनिया गांधी नहीं बता पा रही हरियाणा में कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा राव इंद्रजीत, चौधरी बीरेन सिंह, ये पार्टी छोड़ के कद्दावर लोग क्यों जा रहे हैं। मैं ये नहीं बता पा रहे कि शैलजा कुमारी क्यों को भवन में चली गई हैं। तो मेरा कहना यह है कि बार बार आप सेकुलरिज्म, लोगों को धोखा, जिस सेकुलरिज्म की दुकान को ये लोग महाराष्ट्र में चला रहे थे 15 साल से, आखिर ये सेकुलरिज्म के स्लोगन पे जो खड़े हुए थे वो कौन सी ऐसे वजह हो गई कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में जो सांप्रदायिक ताकतों का, जिनका ये तथाकथित कहते रहते हैं, उनकी सरकार बनने के कगार पे है और ये दोनों लड़ रहे सीटों को लेके। तो इनके ऊपर यकीन नहीं है कि ये सेकुलरिज्म भी की दुकान चला रहे थे, ये महंगाई की बात कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, ये लैंड बिल ला रहे थे, ये रेहड़ी बिल ला रहे थे, जितने भी बिल ला रहे थे, लोगों को लगा ये सिर्फ इलेक्शन के मौके पे लाते हैं और इसीलिए ऐसा होता है। तो जो बात बार बार जो हो रही है डिस्क्रेडिट की बात, ये पार्टी डिस्क्रेडिट हो चुकी है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह की बात को ये समझाएं। अगर कांग्रेस की बात को हम छोड़ दें उपेंद्र जी, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, चाहे राज ठाकरे हैं, चाहे एनसीपी के नेता हैं, इनके बारे में क्या, इनके जो भाषण हो रहे हैं, इनका क्या, इनका भी असर नहीं होगा? आप ये लोग क्षेत्रीय नेता हैं और जाति बेस्ड पॉलिटिक्स भी करते हैं, क्षेत्रीयता बेस्ड पॉलिटिक्स, जाति बेस्ड पॉलिटिक्स। तो अभी भी जितना उसकी है उसका महत्व है जाति का भी। खासकर चौटाला है जो वैसी जाति से आते हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है हरियाणा में, कुछ लोग बोलते हैं कि 25% है, तो उसमें उनका अपील है। उसी तरह से एनसीपी के नेता हैं, उनका मराठों में अपील है जी। तो उनका जहाँ जहाँ अपना है अपील है वहाँ तो महत्व रखते हैं और उनकी बात को लोग तवज्जो भी देंगे और उनको वोट भी मिलेगा। लेकिन सवाल था कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ आप जिस क्लास को एड्रेस करते हैं, जिस वर्ग को एड्रेस करते हैं, उसी का वोट काफी नहीं होता है, उसके अलावा भी आपको वोट आना चाहिए। अब जो चौटाला जी का है, कौन इस वक्त अगर आप आकलन करें तो आपको क्या लगता है कौन, अगर आपको आकलन करना हो, विश्लेषण करना हो, इस वक्त सबसे आगे और सबसे पीछे कौन नजर आ रहा है? देखिए महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी जी, इसमें हमें कोई शक नहीं लग रहा है। और हरियाणा में निर्भर करता है कि जाट का जो वोट है वो किस तरह से, उसका वोटिंग पैटर्न क्या होता है। अगर वह एक तरफा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि अपने बदौलत सरकार नहीं बन रही है बीजेपी की महाराष्ट्र में? बन भी सकती है, बन जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होना ही है। चलिए अगर वो बन जाए तो हमें हरियाणा में मैं आपके पास आ रहा हूँ, हरियाणा में क्लैरिटी नहीं है, संशय की स्थिति है जी, स्पष्ट नहीं हो रहा है वोटिंग पैटर्न। हमें अगले टॉपिक बिल्कुल हमें ये बताइए कि आकलन क्या है, विश्लेषण क्या है। मैं पूरी तरीके से जो उपेंद्र भाई कह रहे हैं उसके साथ हूं, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनाने जा रही है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। उनको शिवसेना को ऑन बोर्ड लेना होगा। मैं जो एक बात कहना चाह रहा था कि आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी रणनीति है उसमें एक चीज बहुत तरीके से छुप गई है जो बाहर नहीं आ रही है।
हरियाणा के अंदर की जो राजनीतिक उठापटक थी, जो राज्य स्तर पे एक दूसरे के खिलाफ ताने खड़े थे, वही महाराष्ट्र के अंदर था। नरेंद्र मोदी के आने से जो कांग्रेस है या विपक्षी दल वो उस तरफ जा ही नहीं पा रहे, वो नरेंद्र मोदी पे हमला कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी हाई है। हरियाणा के राज्य स्तर के नेताओं के उठापटक की बात बाहर ही नहीं आई, महाराष्ट्र में नहीं आई है। ये तो बड़ी अच्छी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि उस तरफ डाइवर्ट ही कर दिया पूरी तरह से। मैं आपके पास मिथिलेश जी के बाद मैं आपके पास आता हूं। मिथिलेश जी नहीं पूछा आपने, मैं आपके पास आता हूं मिथिलेश जी। नहीं, आज जो अब तक चुनाव प्रचार हुए हैं, जो स्थिति है उसमें जो प्रचार प्रसार हुआ है उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लोगों की मंशा जो है वो स्पष्ट नहीं नजर आ रही है। और अभी स्पष्ट आप उपेंद्र जी जो कह रहे हैं कि नहीं भाई सरकार जो है स्पष्ट बहुमत की ओर जा रही है, भाजपा, ऐसा नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? चलिए आप मुझे संक्षिप्त में बताइए, आपको क्या पोजीशन है हरियाणा में, ये बताएं। शिवसेना से हटने के बाद भाजपा वहां दो, मतलब कि गठबंधन टूटने के बाद दो फार्म में विभक्त होगी। जी, आपको क्या लगता है 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस बीट करके एनसीपी और कांग्रेस भी हो गई दो फाड़? जी। और बिश्नोई साहब जो मुख्यमंत्री के दावेदार हरियाणा में भाजपा बना रखे थे, उनका भी जो है मामला खराब हुआ है। तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? ये तो सबको पता है कि ये तस्वीर साफ है कि आज जो है ऐसा लग रहा है कि किन्हीं का स्पष्ट बहुमत की ओर नहीं। आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पे स्पष्ट राजनीति है, खंडित है, लेकिन सरकार किसकी बन सकती है, किस बगल? सरकार तो देखिए अब तो क्लियर करना मुश्किल है कि वहाँ 4 पार्टी जो है दावेदारी 5 पार्टी कर रही है, और यहाँ भी 3-4 पार्टियां जो है। दोनों राज्यों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन आ रही है? आप पता नहीं कहाँ की राम कहानी सुना रहे, देखना है, लेकिन परंतु अरंतु कर रहे हैं। नहीं, जी, महाराष्ट्र में तो एनसीपी अच्छे दावेदारी कर रही है और स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि दावेदारी तो राज ठाकरे भी कर रहा है, नहीं हो रही है, बीएसपी भी कर रही है। चलिए, आपको हरियाणा में आपको तस्वीर अभी साफ नहीं है? हरियाणा में साफ नहीं। नीरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी की सभाओं में रिस्पांस मिल रहा है, अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो इंटीरियर में जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, इसको समझना चाहिए, इसका आंकलन सही होना चाहिए। हरियाणा में अगर हम देखें तो चौटाला जी समझे कि हमें सहानुभूति के वोट मिल जाएंगे, अगर हम जेल में चले जाएंगे तो लोग बड़ा सिंपैथाइज करके और हमें दे देंगे। तो अब लोग चाहते हैं कि भाई बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, दवाखाना हो और कम से कम बच्चे स्कूल चले जाए। लड़कियां अगर पढ़ने के लिए बैठी हैं तो ये ना हो कि स्कूल के बाद फिर अब कॉलेज ही नहीं है तो घर में बिठा दो। 25-25 साल हो गए, वहाँ पर सड़कें नहीं है। गुड़गांव जैसी जगह में सड़कें क्या है, पॉट होल्स हैं वहाँ पर, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती है, सीवेज सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है। अगर जनता ये नहीं चाहती कि अब जाति पर हम चले जाएं या सहानुभूति पे चले जाएं, तो बिल्कुल मुझे तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जनता को चाहिए डेवलपमेंट, विकास, और वो नरेंद्र भाई मोदी पर। और एक और बात बन रही है, ये फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब जो है एनसीआर में आता है, दिल्ली से जुड़ता है, दिल्ली कहलाता है ये। तो जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है तो वो केंद्र से जुड़ने की कोशिश करेगा कि हम केंद्र से इस तरीके से जुड़ जाए कि केंद्र की तरह हमारा भी डेवलपमेंट हो। चलिए, लास्ट वर्ड अवधेश जी। हमारा डेवलपमेंट वहीं से आएगा। दिलीप जी, किसी भी चुनाव परिणाम के आकलन के पहले उसके कई चीजों, मैं चुनाव परिणाम का आकलन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो नेताओं के भाषण है, जो मुद्दे हैं, जो वादे कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसका असर क्या अगर है तो उसको उस असर को नंबर 2 तक आप पहुंच गए। जी बिल्कुल, उस हिसाब से क्या दिख रहा है एक प्रदेश में। देखिए, दोनों प्रदेश में ये तो साफ है कि नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है उससे जनता का सामूहिक मनोविज्ञान दोनों राज्यों में बदला है। वो परिवर्तन की दिशा में विचार कर रहे हैं। ये कितना सुदृढ़ीकरण होगा ये बिल्कुल स्पष्ट कहना मुश्किल है, लेकिन 3 बातें बिल्कुल साफ है। महाराष्ट्र में और हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह पराजित होगी, इसमें किसी को दो मत नहीं है। क्योंकि हरियाणा में आप देख लीजिए कि गोपाल कांडा, राव इंद्रजीत, वीरेंद्र, अरविंद शर्मा और ये विनोद कांग्रेस के तमाम दिग्गज बाहर 5 बड़े के जाने का असर उस पर पड़ना ही पड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो इनके वोट में इजाफा होना ही होना है। अब वो सीटों में कितना कन्वर्ट होगा ये मैं नहीं कहूंगा। एक दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को सबसे ज्यादा टिकट देने के कारण थोड़ा उससे समस्या लोगों को है, क्योंकि भाजपा को गैर जाटों का मत ज्यादा मिलने की संभावना थी और जाट टिकट ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन जाटों का एक बड़ा भाग चौटाला के पक्ष में जा रहा है। केवल यही एक पॉइंट है जो मुझे आशंकित करती है कि भाजपा को शायद बहुमत न मिले। जी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है
तो 25 वर्षों के बाद यह स्थिति आई है महाराष्ट्र में कि जनता को किसी एक पार्टी के पक्ष में फैसला करना है। अब वो बिल्कुल एकदम आर पार की बात हो गई है। और मैंने जो लोकसभा चुनाव के पहले शिवसेना को टूटते हुए आपने भी देखा है कि 5-5 सांसद उनको जा रहे थे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लाभान्वित होगी। यह संभव है कि हम लोग जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में 283 सीटें की कल्पना नहीं कर रहे थे, भय हो रहा था घोषणा करने में, शायद महाराष्ट्र उसी की पुनरावृत्ति। नीरज शास्त्री जी आपकी बात से बहुत पसंद है, बहुत खुश हैं, उनको जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के नेता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। जनता परिवार को जोड़ने की एक बार फिर से कोशिश हो रही है और इसका क्या असर होगा भारत के सियासत पे आने वाले समय में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। में हम चर्चा करेंगे जनता परिवार को जोड़ने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, ये 3 महारथी हैं जिन्होंने मुलायम सिंह से मिले, वो रैली करने पहुंचे, उनके अन्य मंच पे भी जा रहे हैं। थर्ड फ्रंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें वाम दल इस वक्त या कोई अन्य दल नहीं, ये पूरी कोशिश जो है, चाहे वो केसी त्यागी हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे शरद यादव हों, ये हरियाणा में आईएनएलडी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उसमें प्रकाश सिंह बादल भी उनका सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले उपेंद्र प्रसाद जी, क्या लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही है इसमें कुछ दम है? अब देखिए, ये वो नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे हैं। तो ये जो जनता दल या जनता पार्टी या लोक दल का कुनबा जो कहिए, तो इसमें ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि जब सत्ता में रहते हैं तो खुद प्रधानमंत्री, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ते हैं और लड़ झगड़ करके आपस में टूट जाते हैं। लेकिन जब समाप्त होने लगते हैं तो एक विधायक बनने के लिए, एक सांसद बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। तो पूरा इनका पावर ओरिएंटेशन के लोग हैं, इनको सत्ता किसी भी सूरत में चाहिए, तोड़ कर जाइए या जोड़ कर चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इनकी हार हुई है, इधर चौटाला की हार हो गई, इधर बिहार में हार हो गई, नीतीश की हार हो गई, लालू की हार हो गई, मुलायम सिंह की हार हो गई, अजीत सिंह की हार हो गई, यही सब जनता परिवार के लोग हैं, आपको बिहार से लेकर के हरियाणा तक। तो इनमें फिर एक छटपटाहट हो रही है। उसमें कुछ लोग हैं जो लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए, जिनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में लग रहा है। तो उसमें उनको लग रहा है कि फिर हम लोग इकट्ठे हों। तो इन लोगों में अभी भी सबसे मजबूत स्थिति में मुलायम सिंह यादव हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और उपचुनाव में उनको अच्छी खासी सफलता मिली है, तो लग रहा है कि इनमें संभावना है। तो अब इनको ये धुरी बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब सभी इकट्ठे थे और मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन सकते थे 1996 में और 1997 में, जब जिस समय देवगढ़ा बने थे उसमें भी बन सकते थे, इंद्र कुमार गुजराल जिस समय बन रहे थे उस समय तो सब लोग तैयार हो गए थे इन पर। लेकिन ऐसी जनता परिवार के दूसरे लोगों ने उनको बनने नहीं दिया। तो जब बन सकते थे उसमें बनने नहीं दिया, और जब सब आपस में मर रहे हैं फिर मुलायम सिंह यादव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से एक अवसरवादी प्रयास है। अब वो देखिए, चलिए अवसरवादी हो या एग्जिस्टेंस का सवाल हो, आपको लगता है कि ये जो कोशिश है उससे कोई इन लोगों को लाभ होने वाला नहीं है? क्योंकि इस वक्त कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, बीजेपी मजबूत है, और जनता पार्टी के जो जनता परिवार, ये जो तमाम नेता जो मिल रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे के मंच पे जा रहे हैं, जी, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। जितना ये दौड़ धूप करेंगे जी उतने ही ज्यादा उनकी विश्वसनीयता। एक सिर्फ सवाल हम लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है प्रदीप टमटा जी उत्तराखंड से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक छोटा सा सवाल है कि जनता परिवार को जोड़ने की फिर से कोशिश हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं देख रहा हूँ जो बृहस्पतिपुर स्थिति में जो समाजवादी मूवमेंट से छितरे हुए थे, टूटे थे, अलग अलग, वो कोशिश कर रहे हैं कि
दोबारा एक प्लेटफॉर्म में आ जाने से। जी बेसिकली तो जो भी समाजवादी पार्टियों से टूटे, सोशल मूवमेंट के टूटे हुए धड़े थे जी, वो बहुत लंबे समय से ही अपने उस विचारधारा से दूर जा चुके हैं जी। और इनका यह प्रयास कितना सफल होगा, क्योंकि आज जो दक्षिणपंथी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत स्थिति में आई है, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टियों की जो अंदरूनी एक रणनीति थी, विचारधारा थी, उसके परिणाम से ही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का उस समय नारा दिया था और उस नारे का आज अंतिम परिणाम देखे तो वो तो कहीं के नहीं रहे जी। और भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी ताकतें इस देश में मजबूत होकर के उभरी है। तो आज जो बीजेपी का उभार है या कम्युनल फोर्सेस का दक्षिणपंथी ताकतों का उभार है, उसके लिए ये लोग भी कहीं ना, ये मूवमेंट भी कहीं जिम्मेदार है। तो बेसिकली उस चीज को समझना पड़ेगा तो कर उन गलतियों को कि क्या वहाँ कमियां रह गई थी कि जिससे कि ये कमजोर हुए और दक्षिण नहीं, क्या इस वक्त इन जनता परिवार के समाजवादी नेताओं को यह लग रहा है कि कांग्रेस इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में चली गई है, कांग्रेस भाजपा का विकल्प नहीं हो सकती है, कांग्रेस भाजपा से नहीं लड़ सकती है, इसलिए इस परिवार को जोड़ना जरूरी है? नहीं, बेसिकली देखिए, समाजवादी पार्टी की अलग अलग धाराएं भी कांग्रेस परिवार से है। कांग्रेस इस देश की मूल विचारधारा है जो सबको साथ लेके चलनी है। कांग्रेस लेकिन वो कमजोर है, बीच में भी कमजोर हुई है, लेकिन वो कमजोर है, फिर मजबूत हुई है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का विकल्प बनना इनके लिए संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश जी। आपने उपेंद्र जी को सुना और आपने प्रदीप टमटा जी को सुना। समाजवादी विचारधारा जो है जी, वो अवसरवादी विचारधारा है, बिखराव हुई है। जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं कि अवसरवादी विचारधारा है, नहीं, बिखराव हुई है। पहले सुन लीजिए, आज जो है, आज इमरजेंसी इस देश में लगा तो एकमात्र जो है लोहिया विचारधारा के ही लोग, समाजवादी लोग ही उसको समापन किए। आज भारतीय जनता पार्टी भी आज उसी लय धुन में जी आज आ रही है और हमको लगता है केसरिया कांग्रेस के रूप में आज सामने नजर आ रही है। तो इसलिए आज कहीं न कहीं एक मत होकर के आज जो भाई बिखरे हुए हैं, जो बात कह रहे हैं आप, सत्ता के लिए जो पहले टूटते हैं फिर सत्ता की तो जब स्थिति आपकी बहुत ही गंभीर होती है आप फिर जोड़ने का कोशिश करते हैं। आज जो है अवसरवादी सत्ता की राजनीति जो है अब देश में देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो बात उपेंद्र जी, अगर मैं सही हूं, आप यही कह रहे थे। नहीं, उपेंद्र जी का एक अपना मंतव्य है, विचार है, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? नहीं, उसमें हम अभी कहाँ कह रहे हैं कि सच्चाई नहीं है, लेकिन उनका विचार है, उनका विचार है। अगर ये सच है तो आप किस आधार पे इसको जोड़ने के उनका एक विचार है जो उन्होंने व्यक्त किया जी। और मेरा एक विचार है कि नहीं, भाई बिखराव हो सकते हैं जी, और मेल भी हो सकता है। जो आज समाजवादी विचारधारा जो मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आज पाक मकसद है या नापाक मकसद है? आज उस इमरजेंसी को तोड़ने के लिए आज एकजुट हुए थे लोग और आज जो है आवश्यकता हो गई है जी। आज ऐसा लगता है कि एक माहौल बनते जा रही है जी। आज उस ओर लोग जा रहे हैं जी कि बस जो है जो मैं ही हूं। तो ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर जो है एक घमंड सा बातें निकलती है। इसको कहीं ना कहीं जो है लोग समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है कि बाधाएं पर बाधाएं और जो उनकी भाषणें हैं वो भाषण तक ही केवल जो है उनका जो है मामला। ठीक है, चलिए नीरा शास्त्री जी, आप भी देश के सीधे से इसको साफ साफ ऐसे देख रही हूँ कि नरेंद्र मोदी नाम के तूफान में, आंधी या सुनामी में ये लोग इस तरह से डगमगा रहे हैं। सुनामी तो आए, आपस में हाथ पकड़ और सुनामी का जो है कचरा भी छोड़ गए। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के तूफान के कारण ये अपना हाथ पकड़ के बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसा अभी उपेंद्र जी ने कहा, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है और जनता अब पहचान रही है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। क्या समाजवादी विचारधारा, क्या सेक्युलरिज्म? अगर सेक्युलरिज्म था तो एनसीपी और कांग्रेस को इकट्ठे होकर के दिखाना चाहिए था। क्या आज जिस टाइप से भगवाकरण हो रही है, आज जिस टाइप से आज दिल्ली से नई सरकार आज नागपुर से चल रही है, नरेंद्र मोदी जी का बात मतलब विकास है, जनता समझ रही है, बात है आदर्श ग्राम योजना। आज तक आदर्श ग्राम योजना के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? पहली बार सोचा जा रहा है, पहली बार कहा जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों में लोग बैठ करके काम करें।
खाली वहां पर वो एक अलग, आप ये कह रहे हैं कि ये सुनामी के कारण, नरेंद्र मोदी के सुनामी के कारण ये हाथ पकड़ रहे हैं दूसरे के, तब जी ये पहली बार सारी चीजें जिस प्रकार से हो रही हैं। जी दिलीप, देखिए मुझे दो बात लगती है। उपेंद्र भाई ने, मैं समझता हूं कि उसका सही वो किया है, लेकिन आप ये देखें कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और जेडीयू की बिहार में सरकार है। आरजेडी से लालू, जेडीएस से देवी गौड़ा, और ये जो आपके आई के गुजराल तो अब रहे नहीं, नेशनल कांग्रेस, ये जितने भी आप नाम देखें, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी आप ये कह सकते हैं कि सियासी तौर पर जो इनकी एक दुकान थी वो लुट गई है। और इसके चलते इन सबके अंदर एक समस्या ये पैदा हो गई है कि इनको लगता है कि किसी तरीके से, जैसे वो मिथिलेश जी हमारे कह रहे हैं कि इस देश को खतरा है, भगवाकरण हो गया है और इस समाज के ताने बाने को खतरा है। असली खतरा उन मौका परस्त और स्वार्थी लोगों का लिए हो गया है जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पे फिरका परस्त मुसलमानों को बराबर उनको ऑक्सीजन देने के नाम पे, एक तरफा इस देश में धर्मनिरपेक्षता की दुकान चलाने के नाम पे, ये तमाम सारी चीजों से इनकी दुकान लुट गई है। अब इनको लगता है कि किसी तरीके से बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम सब इकट्ठे हो जाएं तो कुछ शायद मिल जाए। लोकसभा में ये तमाम जितना भी जनता पार्टी है, चाहे आप देखें समाजवादी पार्टी को देखें, लेकिन जिनका लोकसभा के अंदर आप पुष्पेंद्र जी, मैं आप सबको एक, आप देखें, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चाहे एच डी देवेगौड़ा हों, चाहे प्रकाश सिंह बादल हों, चाहे आरएलडी के चीफ अजीत सिंह हों, चाहे उड़ीसा के नवीन पटनायक हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हों, तो ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी अपनी कुछ हो सकता है उनका जी, तो ये उपेंद्र भाई ने ये बात कही कि पर्सनल और निजी स्वार्थ है जिसके चलते, लेकिन आप जो बात में बार-बार आप ये कह रहे हैं कि निजी स्वार्थ के लिए अवधेश जी, ये बेरोजगार, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दूं, उसके बाद अवधेश जी बेरोजगार, आप अवधेश जी के पास जाइए, वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन मुझे एक और बात लगती है कि ये सियासी बेरोजगार लोग अभी कुछ दिन बाद एक और काम करने वाले हैं। ये तमाम लोग इकट्ठे होंगे और जो दूसरों की दुकान खत्म हो गई है, एक और सियासी बेरोजगार हैं जिनको लाल झंडे को लेकर के पूरे देश में, वो अब जाएंगे वहां सेकुलर फ्रंट बनाएंगे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेकुलरिज्म की जो सबसे मजबूत दुकान थी, जो ठेका था कांग्रेस का, वही लुट गई है। लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि कौन से स्लोगन के तहत हम आए। जी अवधेश जी, ये जो इस कोशिश को अगर देखें, और ये वो लोग हैं, चाहे चलिए वो सत्ता के लिए आप कह लें, अवसरवादी कह लें, लेकिन इनकी अपनी अपनी हर जगह पे अपनी ताकत है। नवीन पटनायक की ताकत है, फारूक अब्दुल्ला की ताकत है, अजीत नहीं, आप सीट आपको भले सीट, मैं वही कह रहा हूं, अगर हो सकता है पुष्पेंद्र आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उपेंद्र जी भी सही कह रहे हैं, उनको सीट भले ही ना मिला हो, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में उनकी अपनी ताकत है। ठीक है दिलीप जी, मैं 4 केवल बिंदु हैं हमारे। सबसे पहला, वो चारों उतने देर में खत्म हो जाएगा, घड़ी मत देखिए जी। संक्षेप में ये पहली बात समझने की जरूरत यह है कि अगर इस देश में समाजवादी धारा का एक मजबूत विकल्प खड़ा होता है तो मेरे से ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा, क्योंकि देश संक्रांतिकालीन दौर में है। देश एक बेहतर राजनीतिक विकल्प की भी तलाश में है, क्योंकि कांग्रेस एक प्रकार से खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक बेहतर अगर विपक्ष होता है जो नैतिकता और सिद्धांत और आदर्शों का संघर्ष करे, तो मुझे उससे बड़ी खुशी होगी। और ये जो जनता धारा है, दूसरी बात, ये असल में लोहिया जी के गैर कांग्रेसवाद की विचार से निकला था, जिसका मतलब केवल कांग्रेस का विरोध नहीं था। कांग्रेस की जो राजनीति और सत्ता की विकृत संस्कृति स्थापित हो गई थी, लोहिया जी ने उसके विरुद्ध नारा दिया था। लेकिन वहां से निकलने के बाद इन नेताओं ने जिस ढंग से उस विचारधारा की द्रौपदी का चीरहरण किया है, भारतीय राजनीति के चेतना को विकृत किया है, राजनीतिक कराही है इनके कारण। उसके बाद केवल इतना ही रह गया कि अपने अपने राज्यों में क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, और जिसको ये थोड़ा सा करे शब्दों में पुष्पेंद्र जी कहते हैं, वो सेकुलरवाद, या जिसको कहिए कि एक पक्ष के सांप्रदायिकता के नाम पर जीतो अपने अपने राज्यों में, और फिर गठजोड़ की सरकार में एक ताकत बन के जाओ। उसके विरुद्ध देश के एक बड़े वर्ग में प्रतिशोध का भाव भी है। उसी प्रतिशोध का लाभ जो है नरेंद्र मोदी को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिलता रहा है। तीसरी बात
कि इनके इकट्ठे होने पर 2 सरकारें बनी है, 1989 1996 में। आप जानते हैं कि 1989 में 141 सीट जनता दल को थी, 4 दल मिलकर बने थे। अगर बाहर से भारतीय जनता पार्टी की 89 और 45 सीटें सीपीएम सीपीआई की नहीं होती तो सरकार नहीं चलती, तो वो 11 महीने में गिर गई। दूसरी सरकार देवेगौड़ा की दुर्घटना बस बनी थी। इस वक्त आपको क्या इसको समझ लीजिए, क्या होना क्या है इस कोशिश का? मैं सिर्फ, हमारे पास समय बहुत कम है अवधेश जी। जाड़े में धूप में बैठने, मेरा कहना यह है दिलीप जी, मेरा कहना यह है कि इस समय इनका जो एकत्रीकरण है वो तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध है, लेकिन जो इस एकत्रीकरण का एक धुरी होती थी सीपीएम, वो खत्म हो चुकी है। अभी तक हरकिशन सिंह सुरजीत उसकी नहीं, वो जनता परिवार के नहीं थे। मेरा सवाल है जनता परिवार के, लेकिन दोनों प्रमुख सरकार देखिए जो क्या ये जुड़ के साथ आ पाएंगे? मेरा सवाल है, बहुत कम शब्दों में। कहना है कि इनके पास कोई चारा नहीं है, जरूर आएंगे, इसका असर भी विधानसभा में होगा, लेकिन अगर पक्ष में होगा तो इसके विरुद्ध भी प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया जनता की होगी, ये मैं कह रहा हूं। उपेंद्र जी, लास्ट वर्ड इस सिर्फ एक सेंटेंस में, क्या ये कवायद सफल आपको नजर आ रहा है कि सफल हो सकता है? ये सफल हो सकता है? 2019 के पहले लोग सफल हो सकते हैं क्या? देखिए, जब तक नेताओं की ये पीढ़ी मौजूद है जी, तब तक सफलता की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये सारे नेता हैं जो कांग्रेस के नेताओं की तरह अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। चलिए पुष्पन जी। देखिए, शरद यादव अगर लालू मुलायम सिंह की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जाते हैं तो आप जरा ये भी देख के ध्यान रखें कि लालू यादव दिल्ली में अपना मकान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शरद यादव अपना मकान बचाने में कामयाब हो गए। ये देश की राजनीति कर रहे हैं कि किसी को मकान बचाना है, किसी को बेटे को पहुंचाना है, किसी के एडमिशन का मामला है, किसी को इलाज कराना है। ये जनता परिवार के नाम पे, समाजवाद के नाम पे जो ठगी हुई है, इसको भी लोगों को पता चल गया है। छोटे छोटे देखिए, लालू यादव ने अपने मकान के लिए जो है समझौता कर रहा है। चलिए नीरा जी जनता जो है जागृत स्थिति में है, अब लोगों के निजी हित के लिए उनके साथ नहीं जाने वाली है। और अभी जो हाथ जोड़े, अभी जो अजीत सिंह जा रहे हैं मकान निकाल के बाहर कर दिया हो जाती है। आखिरी लास्ट वर्ड मिथिलेश जी से, आखिरी नहीं, आज जो है सुनिए मिथिलेश जी से, अवधेश जी सुनिए, आज जो मुलायम सिंह मंच पर थे, आज बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जो है छोटे छोटे एक सेकंड जरा, मुकेश जैसे एक गाना गाता है ना कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, तो मुझे लगा कि मुलायम सिंह यादव शरद यादव को कह रहे हैं और शरद जी कह रहे हैं कि हम भी दीवाने हैं तेरे। चलिए अरे अब घबरा जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम तुम्हारे, मेरा सवाल है कि तुम्हारे दीवाने हैं, लेकिन उसमें ठोस तथ्य कुछ नहीं आया। चलिए, जो उसमें कुछ ठोस नहीं है। लास्ट वर्ड मिथिलेश जी कोशिश कर रहे हैं। मिथिलेश जी, नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कूद ले, लेकिन यही छोटे छोटे पार्टियों से आज बड़ी हिम्मत जुटा करके और बड़ी बहुमत में आए हैं। लेकिन कौन छोटी पार्टियों ने देश आज जो है, आज दोनों नेशनल निकल नहीं पाए, नेशनल पार्टियां जो है आज यही हालात, नेशनल पार्टी है बड़ी, केवल जनता दल ही साथ रहा है बीजेपी के। आज जो है एकदम स्पष्ट सामने है, आज इनके सहयोग से आपको कुछ मिला है, कुछ निकलने वाला है। इसको मत रहिए, लोग इनको स्वार्थी नहीं मानेंगे कि आपको जब सत्ता की जरूरत पड़ती है आप आ जाते हैं, जब फिर उसके बाद भाग जाते हैं। जो बात उपेंद्र जी ने कहा, देखिए ना, शिवसेना देखिए महाराष्ट्र में इनको मतलब आप जो परिवार के अकाली दल जो जनता परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल होने वाला है। आपको लगता है? नहीं, इनका सफल होने वाला नहीं है। आपका सफल होने वाला है? मेरा सफल होने वाला है, और जो परिवार टूटा है मैं उनको जोड़ करके नीतीश कुमार कितना वोट दिलवाएंगे, मुलायम सिंह यादव बिहार में कितना वोट दिलवाएंगे, जब क्रेडिबिलिटी नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, मिथिलेश जी, नीरा शास्त्री जी, उपेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।